हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है संप्रेषण वाले यूनिट से 66 क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। ये वीडियो हमारा क्रैश कोर के तहत है और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन में जो है 70 क्वेश्चन को कवर किया है और ये हमारा पार्ट टू होगा। क्या होगा? पार्ट टू होगा। इसमें हम लोग जो है 66 क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे पार्ट टू के तहत। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो इसमें पार्ट वन वाला वीडियो अपलोड किया था उसके जितने भी प्रश्न थे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग 66 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी अनुभव हो रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस यूनिट से पुट किए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोनों आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को बताए जाएं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और एक बात और फ्रेंड, अगर आप नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि पार्ट वन में हमने जो है 70 क्वेश्चन को जो है कवर किया था, तो हम लोग 71 से आज स्टार्ट करेंगे और 136 तक जो है क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे और इसमें हमारे टोटल 66 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक निजी डायरी है और एक रिकॉर्डिंग लेखन है और इसमें जो विचार और भावनाएं हैं वो किसका उदाहरण है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मध्यस्थता संप्रेषण का जो है ये क्या है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा, डिस्क्राइब करूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको वन लाइनर के तहत जो है कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा जिससे कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा पाऊँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 72। इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पे बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर हमें इन चारों विकल्पों में से ये बताना है कि इंटरनेट पे जो हम बातचीत करते हैं वो संप्रेषण या संचार का कौन सा रूप होता है। और ये प्रश्न जो है आपका जून 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। समानांतर संप्रेषण का यह एक रूप होता है जो इंटरनेट पे हम बातचीत करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पुट किया जाए कि इंटरनेट पे जो आप बातचीत करते हैं वो संप्रेषण का कौन सा रूप है, तो आपको क्या याद रखना है, समानांतर संप्रेषण का यह रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इसमें होगा वो है प्रश्न नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा जा रहा है कि पारस्परिक संप्रेषण केवल कब होता है। यहाँ पे चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि जो पारस्परिक संप्रेषण होता है वो कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, तब उस स्थिति में पारस्परिक संप्रेषण होता है। इसको आप याद रखिएगा कि जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति के भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है तो उस स्थिति में जो है आपका पारस्परिक संप्रेषण होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक जो है आंका जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो है गैर मौखिक संदेश के संदर्भ में सही है, तो इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है। ये जो है कथन है आपका गैर मौखिक संदेश के संदर्भ में जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर व्यक्तिक संप्रेषण की सहायता जो है किसकी सहायता करता है। यहाँ पे चारों विकल्पों में से बताना है कि अंतर व्यक्तिक जो संप्रेषण होता है वो किसकी सहायता करता है इन चारों विकल्पों में से।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको याद रखिएगा। अगर हिंदी टर्म आपको न समझ में आए तो इंग्लिश टर्म को आप जरूर एक बार देख लीजिए, अगर देख लिया करें, बहुत ही आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड हिंदी के होते हैं, आप सभी को पता है। तो अगर आप हिंदी वर्ड को अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता है आपको, तो इंग्लिश वर्ड को आप जरूर देख लिया करें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के बारे में जानने में। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अंतर वैयक्तिक संप्रेषण किसकी सहायता करता है, तो स्वयं के बारे में जानने की जो है, जानने के लिए ये सहायता करता है आपका अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा जा रहा है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संप्रेषण होता है, संचार होता है, बातचीत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण इसको बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो है संप्रेषण, संचार या बातचीत होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, पारस्परिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा जा रहा है कि पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता क्या है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण होती है। पारस्परिक संप्रेषण में जो है आचार संहिता का होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न अपने आप में अधूरा होता है और ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें से सही आंसर जो है करके आपको उसको प्रश्न को कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संप्रेषण को जो है संप्रेषण मध्यस्थता जो है कहा जाता है। आपको याद रखना है, सामूहिक संप्रेषण को जो है संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण या पब्लिक कम्युनिकेशन संचार के अंतर्गत होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका जून 2011 में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी इसमें क्वेश्चन आपके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ये बहुत 2, 4, 5 साल या 10 साल पुराने क्वेश्चन है, तो इनको पुट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एग्जामिनर को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संरचना। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से सार्वजनिक संप्रेषण या पब्लिक कम्युनिकेशन संचार के अंतर्गत औपचारिक संरचना जो है होती है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह संप्रेषण में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आप सभी से कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो छोटे समूह के संप्रेषण में अगर आप बात करिए कि 5-6 लोगों के बीच में जो अगर कोई आपका संप्रेषण या संचार या चर्चा हो रही किसी बात को लेके, तो यहाँ पर सभी व्यक्ति को बोलने का परस्पर मौका मिलेगा। अगर ये समूह बहुत ज़्यादा होगा, 100 लोगों का होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है बोलने का मौका बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है कि अगर किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत जो है नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो छोटे समूह में अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो बोलने का कम मौका मिलेगा, इसलिए नेतृत्व के उभर कर आने के चांसेस हो ही नहीं सकते। अगर 6 लोग हैं तो उसमें से सभी लोग बोलेंगे और हमें यह भी पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति जो है बोलने में बहुत अच्छा है, नेतृत्व करने में अच्छा है, तो इस तरह से उसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है कि मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। ये प्रश्न जो है आपका दिसंबर 2005 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि मध्यस्थता संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो आलोचना के रूप में जो है इसको वर्णित किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा किसके रूप में, आलोचना के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना कि पारस्परिक संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डायदिक संप्रेषण जो है आपका पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि पारस्परिक संप्रेषण के लिए कौन सा विकल्प जो है उपयोगी है, तो डायदिक संप्रेषण जो है पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें पूछा जा रहा है कि गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। गैर मौखिक संदेश व्याख्या जो है व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है, तो सांस्कृतिक संदर्भ पर जो है ये निर्भर करती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रकार संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है, और ये क्वेश्चन जो है जून 2004 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दो तरफा मौखिक। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो तरफा मौखिक के द्वारा जो है इसको क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। किसको, संप्रेषण को। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है आपका जून 2004 में पूछा गया था, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर करूँगा। अगर नहीं समझ में आता तो मैं उसे डिस्क्राइब और भी जो है अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें होगा वो है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा जा रहा है कि वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समय स्थानांतरण। प्रश्न में यही पूछा गया कि वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण कौन सा होता है, समय स्थानांतरण। यानी कि उस समय को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और फिर अब वो समय कब बीत चुका भी है, तो हम आज के समय में उस रिकॉर्डिंग को लगा के उस समय को क्या करते हैं, देख लेते हैं। फिल्म या सीडी आप कोई देखते हैं तो वो वर्तमान समय तो होता नहीं है। वर्तमान समय में वो शूटिंग को क्या किया जाता है, वीसीआर में, पहले वीसीआर में रिकॉर्ड कर लिया जाता था, अब तो सीडी में रिकॉर्ड होता है, अब तो चिप में रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से उस समय को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आज के समय में उसे देखा जाता है। आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कूट लेखन संदेश की 4 शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इस कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक, ज्ञान, और इसके बाद जो हमारा गैपिंग है उसे बताना है कि इस गैपिंग में क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। प्रश्न में क्या पूछा गया कि एक कूट लेखन संदेश की 4 शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं, जिसमें से आपके 3 शर्तों को दिया गया और चौथे शर्त को हमें क्या करना है, बताना है। पहला जो था कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान, और चौथा हमारा क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। तो यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण वृत्तीय होता है। किस स्थिति में, यहाँ पे चारों विकल्पों में से बताना है कि संप्रेषण वृत्तीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कूटवाचक। एक कूट लेखन हो जाता है तब उस स्थिति में संप्रेषण क्या हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, वृत्तीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रचार। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। तो प्रचार को जो है जन संप्रेषण की सूचना कार्य के रूप में जो है वर्णन इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह अपरिवर्तनीय है, कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि
इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? तो क्या मतलब मौखिक जो संप्रेषण होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जिन शब्दों को हम बोल देते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो मैंने कोई वर्ड बोला तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर कोई गलत हम वर्ड बोल देते हैं तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन उस शब्द को क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कहा हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। ये जो है मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के लिए किस पहलू से संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहरावे का इच्छा अनुसार चुनाव। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि मेटा संप्रेषण वक्ता के लिए किस पहलू से संबंधित है, तो पहरावे का इच्छा अनुरूप चुनाव, इसके साथ ये संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों विकल्पों में से जिसके द्वारा हम शारीरिक भाषा को दर्शा सकते हैं और उसके लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो रिशन शब्द का हम प्रयोग करते हैं शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए। आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आंसर आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा जा रहा है कि संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शोर। संदेश के हस्तांतरण, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि में जो बाधा हमारा बनता है या बाधा होती है वो शोर होती है। अगर हम बातचीत आपस में कर रहे हैं तो हमारा जो भी संदेश होगा, हम जो भी तथ्य आपसे कहना चाह रहे हैं, जो भी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, वो क्या होगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शोर यहाँ पर आपका बाधक होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न जो है जून 2004 में पूछा गया था और इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो दो ऑप्शन है वो पुट नहीं हो पाए हैं। तो तीसरा जो सी ऑप्शन हमारा है शोर है, इसको आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या है, शोर इसमें है। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा परस्पर प्रभाव। परस्पर प्रभाव डालना आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो आपको इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शोर, ऑप्शन सी हो जाएगा शोर। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो बाधा डालता हो, विघटन डालता हो, विघ्न डालता हो, तो वो शोर होता है। अगर बातचीत हो रही है, आप स्कूल देखते हैं, शांत इन्वायरमेंट में स्कूल को होना चाहिए जहां शोर शराबा कम हो, जिससे कि टीचर जो भी बता रहा है विद्यार्थियों को उन तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो शोर अगर होगा तो बातचीत करने में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का साफ साफ ये मतलब है कि अगर कक्षा में आप संचार कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, तो सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी हो सकती है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है जून 1997 और 2001 में, यानी कि 1997 और 2001 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भ्रमित शिक्षक। अगर भ्रमित शिक्षक है तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा यही है आपका, यानी कि जो भी वो लेक्चर देना चाहता है, जिस तथ्य पे वो बात करना चाहता है, वही तथ्य उसका क्लियर नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो है ये शक्तिशाली बाधा होगी, किसमें, कक्षा में संप्रेषण में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित जो है होती है।
तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया, चर्चा के बारे में कौन सा कथन सबसे सत्य नहीं है, यहाँ पर वही बताना है। तो यह जो है औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित होती है और ये कथन जो है हमारा गलत है। किसके संदर्भ में, चर्चा के बारे में। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है चर्चा के संबंध में। बाकी जो डी ऑप्शन हमारा है वो गलत है आपका चर्चा के संबंध में, और गलत कथन ही हमें फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर C के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, और ये प्रश्न दिसंबर 2005 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चैनल शोर। ठीक है, चैनल नॉइस इंग्लिश में इसको बोला जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर C के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो चैनल शोर को जो है परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाली अवरोध जो है होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर जो है प्रभावी संप्रेषण में आने वाले जो है सभी अवरोध हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शोर का अभाव। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं। तो यहाँ पर बी भी जो है सूचना का विरूपण, सूचना का अधिभार, और यहाँ पर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है शोर का अभाव छोड़कर ये जो आपका तीनों ऑप्शन है या दो ऑप्शन इसमें दिया गया है क्लियरली, तो ये सभी क्या है, अवरोध हैं आपका प्रभावी संप्रेषण में आने वाले। जैसे सूचना का अधिभार यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताने के चक्कर में भी जो है संप्रेषण हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, और सूचना का विरूपण। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये दोनों आपका राइट आंसर है, सॉरी ये दोनों जो है आपका अवरोध हैं, और एक अवरोध नहीं है उसे हमें बताना था। तो शोर का अभाव जो है अवरोध कभी नहीं होता है प्रभावी संप्रेषण करने में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा जा रहा है कि सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप वाइन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सूचना में अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है, तो ग्रेप वाइन जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूख लगना। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं। तो भूख लगना जो है आपका ये एक क्रियात्मक या शारीरिक शोर का उदाहरण हो सकता है आपका, इसको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 101, 101 जिसको बोलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण जो है इसको माना जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थ संबंधी शोर। इसको क्या माना जा सकता है, अर्थ संबंधी शोर। यानी कि अर्थ समझ में नहीं आता है तो ये क्या आ जाएगा, अर्थ संबंधी शोर के अंतर्गत जो है आ जाएगा। प्रश्न नंबर 101 का या 101 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है, डाउट लगता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं पूरी तरह से उस क्वेश्चन को समझाने का या उसके आंसर को बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 102 या 102। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। अगर शोर होता है तो संदेश जो भी हम पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले को, तो उसमें ये क्या करता है, बाधा पहुंचाता है शोर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछा जा रहा है कि लोगों के समूह की निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ प्रारूप इसको कहा जाता है। आपको याद रखना है कि लोगों के समूह के निश्चित और वर्गीकृत छाप पूर्व निर्धारित गुणों के संग्रह पर आधारित होती है, उसे जो है रूढ़ प्रारूप कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे की भावनाओं और विचारों का पता लगाना जो है अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 105 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, और बी जो है नकारात्मकता, और सी जो दिया गया है पक्षपातपूर्ण धारणा। तो ये तीनों जो है आपका एक पक्षपात की विशेषता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है। तो ये जो है आपका कथन संप्रेषण के संदर्भ में श्रेष्ठता प्रभाव की मुख्य धारणा को दर्शाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है इन चारों विकल्पों में से। अगर किसी के द्वारा संदेश दिया जा रहा है और आप तक वो पहुंच नहीं पा रहा है या दिक्कत हो रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रमुख अवरोधक कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है जून 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण। तो संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने की प्रमुख अवरोधक है, तो श्रोताओं का दृष्टिकोण, यानी श्रोता सुनना चाह रहा है या नहीं सुनना चाह रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि ये अवरोधक है या नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से संप्रेषण के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने की प्रमुख अवरोधक है, तो श्रोताओं का दृष्टिकोण जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है। सामर्थ्यता जो है किसके द्वारा बदलती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल माध्यम से। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से जन संप्रेषण में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्यता किसके द्वारा बदलती है, तो डिजिटल माध्यम के द्वारा जो है यह बदलती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सीमिक्स जो है यह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है किसका, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक का जो है इस्तेमाल करता है। अगर आप देखते हैं कक्षा में अगर आपको कोई काम होता है या शिक्षक से कुछ पूछना होता है या आपको वॉशरूम जाना होता है या बाहर जाना होता है, तो आप कई तरह के इंडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि यदि छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ ऊपर ऐसे उठाता है, स्टैंड राइज करता है अपने हाथ को, जैसे इस तरह आप समझ लीजिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो उठाता है तो वह उपयोग करता है एक प्रतीक का, जिससे जो है अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ध्यान केंद्रित करता है शिक्षक का, और वह कि मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह का वो इंडिकेशन दिखाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यदि एक छात्र कक्षा में बात करने के लिए एक हाथ उठाता है तो वह उपयोग करता है एक प्रतीक का। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आंसर जो है राइट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से यह बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के शिक्षक के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 1998 में जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो कक्षा के शिक्षक के द्वारा जो है उसको अच्छे तरीके से बहुत व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कक्षा का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है किस प्रकार का हो, तो वो एक शिक्षक के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा जा रहा है कि पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं किस स्थिति में, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवा कर जो है हम पुस्तकों को जो है संप्रेषण का मुख्य स्रोत बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। यही हमें ढूंढना था कि कौन सा कथन जो है इन चारों विकल्पों में से सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, तो जब एक अच्छा संदेश वाहक जो है अगर तथ्यों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेता है, सपोज करिए कि आप हैं, आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप उन चीज़ों को उनके तथ्यों को सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे शिक्षक क्यों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही गलत फाइंड आउट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पर एक अच्छा संदेश वाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, जबकि ये गलत है। जब एक अच्छा संदेश वाहक होगा तो वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रश्न में मैं टाइम ले रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको अच्छे तरीके से उसको समझा पाऊँ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा माध्यम जो है ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो है जून 2003 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी समूह चर्चा जो है ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं हो सकता है। जैसा कि छोटा समूह रहेगा सारी बातों को ध्यानपूर्वक और अच्छे से सुन और समझ सकते हैं। अगर बड़ा समूह रहेगा किसी तक बातें पहुंचेंगी, किसी तक नहीं पूछेंगी, क्वेश्चन करने का भी समय नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिमिट समय के अंदर जो है अपनी कक्षा को समाप्त करना है। तो यहाँ पर छोटा समूह रहेगा तभी आप ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर वो बड़ी समूह है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, और यही पूछा जा रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़े समूह में आप नहीं कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला जो है स्वर, दूसरा जो है आपका स्वरमान जिसको पिच बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा जो है स्वर की गुणवत्ता, और चौथा जो दिया गया बोलने की गति। तो ये सभी जो है पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक होते हैं, आपको याद रखना है। स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति, ये सभी जो है आपके पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक होते हैं। आप इसको जरूर याद करिएगा, क्वेश्चन जो है पुट कर लिए जाते हैं इस प्रकार के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है किस स्थिति में, इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये प्रश्न दिसंबर 1997 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता हो तो उस स्थिति में जो है एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है। अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है वो प्रभावी संदेश वाहक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वह छात्रों को अर्थ समझने में सहायता करता हो तभी वो जो है शिक्षक जो है प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 117।
इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये क्वेश्चन जो है जून 1998 में पूछा गया था, 1998 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का कारण क्या होता है। जब शिक्षक जो है छात्रों तक अपना संदेश या अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में जो है कक्षा में संप्रेषण विफल हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का आपको प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण जो है अधिक प्रभावशाली हो सकता है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। ये क्वेश्चन जो है जून आपका 1998 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा संप्रेषण या संचार अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करने की स्थिति में जो है आपका संप्रेषण क्या है, अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 119 में इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व को संबंधित होती है, किस तत्व से संबंधित होती है, सॉरी। ये क्वेश्चन जो दिसंबर 1998 यानी कि 1998 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदेश। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है। तो संदेश के साथ जो है पूरी तरह से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विधि पूर्वक विवरण। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है। तो एक विधि पूर्वक विवरण जो है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण पर बाधा नहीं डालता है। ये प्रश्न जो है जून 2002 में पूछा गया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। और ये प्रश्न दिसंबर 2001 में पूछा गया था, 2001 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और अतिशयोक्ति। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह जो है कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। तो ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, अतिशयोक्ति जो है कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को जो है बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 122 है। इसमें पूछा जा रहा है कि जनरल की भांति जो प्रविष्टियां व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ये सब बातें निम्न में से किसके संदर्भ में की जा रही हैं, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग के बारे में आप सभी को पता है क्या होता है। ब्लॉग पर क्या होता है कि बहुत सारे हम जिस टॉपिक से ब्लॉग को बनाते हैं उस टॉपिक से संबंधित हम बहुत सारे डेली पोस्ट करते हैं या वीकली पोस्ट करते हैं, वो जानकारियों से भरा होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जनरल की भांति, जनरल का मतलब कि देखते हैं कि जो भी हम जर्नल्स पढ़ते हैं, कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें बहुत सारे तथ्य या इन्फॉर्मेशन होते हैं रिसर्च के बेस्ड पे। उसी प्रकार से जो एक ब्लॉग लिखा जाता है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जनरल की भांति जो प्रविष्टियाँ व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा वह लिखी जाती है और इनको इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता है, जिन पर कभी कभी कुछ लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं। तो ये सब बातें किसके संदर्भ में की जाती हैं, तो वेब ब्लॉग के संदर्भ में की जाती हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें पूछा जा रहा है कि मेहरबिया, ठीक है, इस हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आप याद रखिएगा। मेहरबिया इसका जो है नाम है, के अनुसार जो है संप्रेषण के शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है। किसके अनुसार बताना है, मेहरबिया के अनुसार बताना है हमें।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7%, 38% और 55%। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि मेहरबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द स्वर्ग का लहजा और शरीर भाषा का क्रमशः कितना कितना योगदान रहता है। तो यहाँ 7%, 38% और 55% जो है योगदान रहता है आपका। पहले 7% क्या है आपका स्वर का लहजा और दूसरा क्या है शारीरिक भाषा, और इस प्रकार से जो है 55% आपका होता है ये शारीरिक भाषा। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है योगदान रहता है संप्रेषण में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इसमें पूछा जा रहा है कि पैराफ्रांसिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रवण। श्रवण को जो है आपका प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है पैराफ्रांसिंग। इसको याद रखिएगा, पैराफ्रांसिंग एक कौशल होता है और श्रवण को प्रभावी बनाने के लिए यह जो है आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इसमें पूछा जा रहा है कि सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता की उपस्थिति आवश्यक होती है इस रूप में जानी जाती है, यानी किस रूप में जानी जाती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संकेत माध्यम के रूप में यह जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। लीकेज केस के संबंध में जो है संबंधित है वो शब्द, उसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि चारों विकल्पों में से कौन सा कथन है जो रिसाव संकेत शब्द से संबंधित है। तो यह एक अपेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है। तो ये इसके साथ संबंधित है, किसके साथ, रिसाव संकेत शब्द के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है, किसी भी व्यक्ति में होती है उन्नत भावना कि जो है सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधी क्षमता होनी चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर सामाजिक भावना है, समाज में क्या कहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए। तो ये किस संबंधी जो है क्षमता को, मतलब किस संबंधी क्षमता को होनी चाहिए उसके अंदर, तो व्यवहारिक क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो इस तरह की जो है वर्क को जो है कर सकता है। समाज में कैसे बोलना है, उठना है, बैठना है, क्या करना है, वो जो है इनको कंसीडर करके जो है इसको कर सकता है। तो व्यवहारिक क्षमता होगी तभी वो कर सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाक्यात्मक। प्रश्न में यही पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है, तो वाक्यात्मक पे ये पूरी तरह से आधारित होती है। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाईफाई हॉटस्पॉट। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अभिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि बहुत जगह ऐसे वाईफाई लगे होते हैं जहाँ पे कुछ रेंज के अंतर जो है 20 मीटर 30 मीटर रेंज के अंतर्गत जो है आप इंटरनेट का क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा जो है संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 130। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो ए में दिया गया है कि यह अभी अभी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहने या लिखना
बी जो दिया गया है, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण में प्रभावी रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी जो है दोनों आपका राइट हो जाएगा। यह अभी अभी सुनी हुई बात को जो है अपने शब्दों में कहने या लिखना जो है पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में आपका सही हो जाएगा। और बी जो है, इससे वक्ता को यह जानने का अवसर मिलता है कि क्या संप्रेषण प्रभावी रहा है। तो ये भी जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं ए और बी जो है ये दोनों पैराफ्रांसिंग के संदर्भ में क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछा जा रहा है कि अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। दिसंबर 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। यहां प्रश्न में क्या पूछा गया, अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है, समाचार पत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन से हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है गुणार्थक शब्द के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन सा है, तो सांस्कृतिक जो है एक गुणार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। इसमें पूछा जा रहा है कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। दिसंबर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपग्रंथ, यानी कि सब टेक्स्ट जो है इसको बोला जाता है। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, सब टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियां क्या होती हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2010 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्थेटिक होती हैं। अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियां क्या होती हैं, एस्थेटिक होती हैं, एस्थेटिक्स होती हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये प्रश्न जो है दिसंबर 2010 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 135 है। इसमें अभिकथन और ये तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन ए में दिया गया समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदन के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और तर्क में क्या दिया जा रहा है कि सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो अब हमें बताना है कि अभिकथन और तर्क में किस प्रकार का कंक्लूजन है, क्या अभिकथन सही है या तर्क गलत है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आपका आर क्या है, गलत है। यानी कि अभिकथन जो है आपका राइट हो जाएगा और तर्क क्या है, गलत है। तो समाचार पत्रों के बीच समाचार प्रतिवेदनों में संपादकीय लेख लिखने, समाचार को सनसनी खबर बनाने और समाचार प्रतिवेदनों के स्रोत न जानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो यहाँ पर आज की मीडिया को आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार है कि जो हमारी न्यूज़ है उसको सनसनी किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए और जो चीज़ें हमारे समाज में घटित हो रही हैं उसको कवर करने के बजाय कुछ और किया जा रहा है। तो ये अभिकथन हमारा राइट हो जाएगा इसके संदर्भ में। लेकिन तर्क क्या बताया जा रहा है कि सर्वव्यापक शब्द स्रोत का उपयोग अनुमान और पूर्वाग्रह युक्त या पक्षपाती लेखन को कवर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये तर्क, और अभिकथन जो है पहले राइट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 136। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना संदर्भित है। किसके संदर्भ में, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेरी पिकिंग के। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी विशेष मत के समर्थन में तथ्यों एवं कथनों को चयनित कर प्रस्तुत किया जाना किससे संदर्भित किया जाता है। तो चेरी पिकिंग के द्वारा जो है इसको संदर्भित किया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 136। जैसा कि हमने कहा था आपको कि इस वीडियो में हम 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे वन लाइनर के रूप में। हो सके तो आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो लगा होगा कि वीडियो फास्ट है तो आप पॉज करके 1 से 2 बार देख सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसा कि आप शुरू से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको इसमें जरूर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर फीडबैक दें। अगर कोई कमी या कोई खामियां रह जाती है वीडियो में तो उसके बारे में भी मुझे अवगत कराएं। मैं कोशिश करूंगा कि उन कमियों और खामियों में सुधार आगे करता रहूं, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप में सुधार करता रहता है। तो आप लोग जो है मेरे आईने हैं, आप मेरे बारे में बता सकते हैं कि सर कैसा है, गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ गड़बड़ है, कुछ कमियां हैं, आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं मुझे। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, और किसी और एग्जाम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आप सभी को उन सूचना के साथ इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए, यानी कि ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। लाइक क्या है, हमारे मतलब हमारे ये इस काम के लिए रिवॉर्ड होता है फ्रेंड्स। हमें लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और हम आगे जो है इसी प्रकार से आपकी मदद करनी चाहिए। तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता और कमेंट करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। तो ये तीन जो ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से दिए जाते हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव इस्तेमाल करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में कमियों के बारे में भी बता सकते हैं, ये नहीं कि आप जो है अच्छी चीज़ों को बस लिखें, कोई कमी है तो उसके बारे में बताएं। वीडियो को शेयर करें, आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प कर सकता है तो आप उनको शेयर भी करें ताकि उनको इनसे मदद मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप बहुत सारा कमेंट फ्रेंड्स आता है कि सर आप सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, तो आपको पता है कि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रश्नों को मतलब 10-10 प्रश्नों को कवर करने में जो है, अगर आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चन को अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया जाए, उससे संबंधित और प्रश्नों को उसके साथ कवर किया जाए तो एक प्रश्न को 10 मिनट कम से कम 5 से 6 मिनट या कम से कम लग जाएंगे आपको, क्योंकि एक प्रश्न नहीं उसके साथ जो भी और भी प्रश्न जुड़ते हैं उसको भी व्याख्या करना और समझाना, इसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत कम इंक्लूड होंगे, चूंकि इस एग्जाम के टाइम में ये जो कि कम समय हमारे पास बचा हुआ है तो इसमें हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको एज इट इज पूरा गेस नहीं कि ये 10 प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं, तो हम उस टॉपिक से यानी उस यूनिट से जुड़े मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि ये जो 5 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। मैं व्याख्या के साथ पहले वीडियो बना रहा था, ठीक है, आप सभी को बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं पहले 20-20 क्वेश्चन को वीडियो में रखता था और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता था। अगर आपने उन सभी वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल रखे हैं जो एक्सप्लेन के साथ हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम का डेट आया तो उस स्थिति में वो उस तरह के वीडियो बनाना संभव नहीं है जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ ही हेल्प मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो मैंने सोचा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए इस कम समय में। तो मेरा कैसा ये आप मतलब मेरा ये मानना सही है या नहीं सही है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बात और फ्रेंड, वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें, जैसा कि मैं कभी से बोल रहा हूं। और नए व्यूवर हैं, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है, ये घंटा है, उसको आप प्रेस कर लीजिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार से जो है जॉब की इन्फॉर्मेशन की वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो उससे संबंधित आपको भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।